अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। सियासत में बहुत तेज़ी से गहमा गहमी चल रही है और जो एक तरह का यानी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ माइनस इमरान खान के हवाले से ये वक्ती तौर पर बातें हैं, यानी इसको इस तरह नहीं देखना कि इमरान खान साहब बिल्कुल ही एक साइड पे हो गए हैं और निगरान चेयरमैन के तौर पर बैरिस्टर गौर पे बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात हैं। मैं ये समझता हूँ इस स्टेज के ऊपर कबलज़ वक्त है इस तरह के एतराज़ात उठाना, उस पर मैं कोशिश करूँगा, बात करूँगा। आज का दिन बहुत अहम है। तोशा खाना की अपील लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। क्या उसके नताइज पॉजिटिव नज़र आते हैं, वो देखना है हमने। और तीसरी जो बात है कि तारीख की राहों में जो एवन फील्ड में बरियत हुई है एविडेंस के बावजूद, इसके पाकिस्तानी सिस्टम पे या सियासत पे क्या असरात होंगे। लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं और उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आप लोगों को समझना है कि ये निज़ाम के इस निज़ाम पे अब लोगों को यकीन नहीं है। बड़ा कहा गया कि बड़ा करप्शन जड़ से उखाड़ देंगे। यहाँ पर करप्शन जो है वो इस रूट लेवल तक जा चुकी है कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इस करप्शन को जो ख़ास तौर पर ये थी, ये करप्शन की बड़ी पुरानी कहानी है। वो चाहे हबकों से शुरू होती हैं या मोटरवे से शुरू होती हैं, फिर ऑफशोर कंपनियों की कहानी है कि ऑफशोर कंपनियां क्यों बनाई गई और कौन कौन से पाकिस्तानी सियासतदानों के उसके अंदर अपना पैसा है, वो सारा रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी कोई इसमें डाउट नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं उसामा बिन लादेन के हवाले से जब ये बात हो रही थी, तो पैसा नवाज शरीफ को दिया। ये अफरीदी साहब का इंटरव्यू भी रिकॉर्ड के ऊपर है, तो मैं बार बार चला चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ आप तक बताने की बातें हैं। ये ऑफशोर कंपनियों को आइसोलेशन में नहीं देखना। इस ऑफशोर कंपनियों का देखिए क्या है, ब्लैक मनी हिडन करना। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड BVI कंपनीज और ये पनामा में, बहामा में, जहाँ कहीं भी हैं। और ये पनामा में जो सारी डिटेलें हैं, ये इमरान खान के बात नहीं है, ये तो इमरान खान से पहले की बातें हैं। और उमर चुमा ने स्टोरी आज की थी, आज उमर चुमा हालात से हट गया है। आज वो लोग जो करप्शन का बयानिया लेकर चल रहे थे वो एक साइड पे हो चुके हुए हैं। वजह क्या है कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। अशर शरीफ ने मैं बीप लगा होगा, यानी सॉरी अपना तस्वीर मेरा क्लैरिटी के साथ नहीं आपको नज़र आएगी, लेकिन वो तारीख के उस राहों में वो देख लीजिएगा कि अशर शरीफ ने इस बारे में कौन कौन सी कंपनियां बड़ी तहकीक के साथ निकाली थी। उनके जो प्रोग्राम है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जितना काम उसने किया वो बाब ख़त्म कर दिया। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कोई काम कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कोई नहीं है। सुनिएगा अरशद शरीफ क्या कहता था। What was uncovered in the Panama leaks about Nawaz Sharif and family members? Yeah, that's, I think it was 4th April 2016, once Panama Papers came out, or maybe the night of 3rd April 2016. And I still remember that day because my producer called and said, Panama Papers have come out and Sharif family has been named in that. And some of the companies which we had been tracking through Company House UK belonging to Hassan Nawaz, and we already knew the name Kumba Group. And once we saw the name Kumba Group, we knew that we have much more details about this as compared to whatever might be revealed in Panama Papers. What Panama Papers did was the leaked documents of Mossack Fonseca. It revealed the beneficial ownership of Evanfield apartment belonging to two companies, Nescol and Nielsen, to Miss Mariam Nawaz Sharif. And then there was the documents which were revealed. They also mentioned as to how some of the loans were taken by the Sharif family through Kumba Group, and those documents also came out. So it was a surprise for the people in Pakistan that this is because it came out internationally, so these accusations could not be leveled against international consortium of investigative journalists, that it is politically motivated. And it had much more credibility because previously over the years the Sharif family had been using the ruse that all these allegations against them are politically motivated. These Evanfield apartments were bought by the Sharif families during the early 90s after their first stint as of Nawaz Sharif as the chief executive of Pakistan, as the
Prime Minister of Pakistan. And since then, repeatedly allegations had been coming, investigations were started, investigations were closed. But once the ICIJ brought out these papers, it had a lot of international credibility attached to it. And at that time, Imran Khan, who had never been part of these Charter of Democracy or deals with them, he pounced on that opportunity and raised a lot of political hue and cry and forced the authorities to take notice about that. So those Panama Papers, for the first time, brought it to the notice of the Pakistani people that what Nawaz Sharif has been doing, what he has been hiding while being a politically exposed person, that is now revealed internationally, along with so many other world leaders. So that added a lot of credibility to the allegations, which were already in Pakistan, but which never saw the conclusion as they should have. How much of this money, some of the examples involve money laundering, whereas others examples are kind of tax avoidance. Could you explain how much of the Sharif family wealth was a result of corruption and how much is quite legitimate? Yeah, you can never put an amount on that, because once you look at the different jurisdictions in where accounts are held, whatever is declared in Pakistan, what that is about the assets which are in Pakistan, that is declared to that. Right? What is in the name of Hussain Nawaz, who is not a Pakistani national, is not bound to declare that. Whatever is in the name of Hassan Nawaz is not bound to declare that in Pakistan. So in that terms, you can't put an exact figure on the exact amount of wealth which the Sharif family has nationally and internationally. How these corporate whales are being used for tax avoidance and for tax evasion as well. We have the cases in the case of Pakistan about Hudaybiyah was one case we mentioned. Ramzan sugar mill, where money laundering up to the amount of rupees 16 billion is being investigated these days by the Federal Investigation Agency. The National Accountability Bureau is investigating money laundering to the extent of 32 billion rupees of Pakistani amount. So you can't actually put a figure as to how much is legally made, how much are the proceeds of corruption. जी, आपने अज़हर शरीफ की वो सारी बातें सुन ली हैं. मैं आगे क्या कहूँ. मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में बैठकर मैंने 4 सवाल उठाए थे कि एक तो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदे कैसे, कि ज़राए कहाँ से आए, पैसा अगर था तो डिक्लेयर इनकम टैक्स में पाकिस्तान में या बाहर कहाँ किया गया, और ये आमदन से ज़ायद असासे इसलिए कि आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे या आपके बच्चों के नाम भी है, तो ये नैब का कानून ही कहता है. अब बड़ा शिद्दत से कहा जा रहा है कि नैब को ख़त्म कर दें. पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है. जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले थे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बागर, आज वज़ीर आला सिंध है, वो इस सिस्टम का हिस्सा, वो इस सिस्टम में बैठ के जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसका हिस्सा है. आजकल क्या जवाब देंगे इस बात का. यानी एक दौर आया कि अब दौर कुछ उन लोगों का आ गया है जो लॉयर्स मूवमेंट के साथ कुछ चीज़ें जोड़कर बैठे हुए थे. उसके नताइज ख़तरनाक हैं या बेहतर हैं, ये मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हैं. तो ये जो अल्फाज दोहराए गए थे उस वक्त के, वो तारीख़ का हिस्सा हैं. आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे सवाल उठते हैं. अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो आज क्या है, आज नैब क्या कह रहा है. अभी पंजाब एंटी करप्शन में सवाल ही कोई नहीं उठा रहा, बल्कि मैंने हामिद मीर साहब को एक कोट करके ट्वीट मैंने सवाल उठाया गया. हम ये अपना मैनिफेस्टो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली ज़फ़र ने भी कहा, मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से, और अपना इरफान सिद्दीकी साहब ने भी वहाँ बैठे हुए हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कहा था कि हम यानी इसको नैब को ख़त्म करना चाहते हैं. अच्छा, नैब को ख़त्म करके करेंगे क्या? यानी चंद सियासतदानों के अलावा बाकी मामला देखें ना, तो क्या ये जो लोकल एंटी करप्शन के हैं वो सूबों के ज़ेर असर हैं, और वो आपको नज़र आ रहा है वो बेहतरीन सियासी. अभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब क्या कर रहा है, मैं क्या कहूँ, आप ज़रा खुद जवाब दें इस बात का. तो ये अगर इन चीज़ों को अगर मिलाकर देखें आप, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी. और मैंने एक बात और, फिर मैं चलता हूँ इमरान खान साहब के तोशा खाना के केसों की तरफ. 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे. हसन अयूब जो रावी चैन या हमारे दोस्त है, भाई है छोटा, वो जून में उसने ट्वीट कर दिया था, जून में, अभी कोई नहीं. और इमरान खान साहब की आप विजडम को दाद दें. इमरान खान ने कहा था ये इलेक्शन नहीं कराने उन्होंने, और वो कह रहा है कि इलेक्शन मार्च में होंगे. एक ईसा नकवी के प्रोग्राम में उन्होंने यही कहा कि 8 मार्च में इलेक्शन होने हैं. तो मैंने कहा 8 फरवरी की तारीख कहाँ गई. बड़ा जो कह रहे थे कि जनाब तारीख पत्थर पे लकीर है. आज भी उस फैसले में मैं डिफेक्ट समझता हूँ. वो फैसला मैं नहीं समझता, वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक. ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है इसके ऊपर. और जस्टिस अथर मिनेला ने जो कहा है, जो मेरे 8 पॉइंट थे उसमें 6 पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें वो ले आए हैं वहाँ पर. तो और इलेक्शन मैं भी 8 फरवरी को होते हुए नहीं देख रहा. आखिर आते हैं तो शाखाना के जो केस की आज अपील लगी हुई है. केस कोई नहीं है, मैं बड़ी तफसील में नहीं जाना चाहता. मैं बता चुका हूँ आपको कि ये 9 मई से पहले का वाक़या है. इसको 9 मई के साथ मत जोड़िएगा. 9 मई का एक अलहदा कॉन्सिक्वेंस है. ये 9 मई से पहले के वाक़यात हैं.
प्रोहिबिटेड फंडिंग में, जिसको फॉरेन फंडिंग का नाम भी दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया हुआ, इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या तौहीन वो वाले मामला चलते रहे। फिर और जो पर्चे दर्ज होते रहे मुख्तलिफ नौइयत के, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप समझ सकते हैं कि उनकी नौइयत क्या थी। और इमरान वो चाहे ज़मान पाक पे था या बाकी चीज़ें थी, वो सारी ज़रा जोड़ कर इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी बात को। और ये वाला केस भी तोशा खाना जो है ये पहले का है। अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी रेफरेंस जो स्पीकर ने भिजवाया था उस पर इमरान खान साहब को नाअहल किया और कहा कि इस्तगासा चलेगा सेक्शन 167 इलेक्शन एक्ट के तहत। वो नाअहली चैलेंज की थी। मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अज़हर मिल्ला से वापस लेने का कहा, नहीं वापस ली। लाहौर हाई कोर्ट का 5 मेंबर बेंच उसको सुन रहा है, जिसमें पार्टी लीडरशिप के हवाले से बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन वो नहीं चल पा रहा चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अज़हर मिल्ला साहब वो केस वापस नहीं ले रहे। फिर उसका सेकंड फेज़ शुरू होता है, वो 2023 में शुरू होता है। इस्तगासा शुरू होता है। इस्तगासा जिस स्पीड के साथ जाता है, वो पहले दिन से पता था कि सज़ा देंगे। और वो लिमिटेशन का जो पॉइंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई दफ़ा जाना हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाना हुआ कि जुरिसडिक्शन का पॉइंट तय कर लें, वो नहीं किया। वो सेक्शन 137 का वो बैकग्राउंड पे चल रहा है कि जिसके तहत जो है कि आपने जो है ना अगर कोई एक्शन लेना भी है तो 120 दिन के अंदर एक्शन लेना है। तो 120 दिन तो गुजर चुके थे, एक्शन कोई नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो लिमिटेशन का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होना है। आज इमरान खान साहब की जो कि एक तो सज़ा हुई 3 साल की, 232 सेक्शन के तहत नाअहली हुई इनकी 5 साल के लिए। वो अगर आप उन चीज़ों को अगर आप समो कर देखें तो बात समझ आती है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा दी है वो भी गैर कानूनी है और जो नाअहली हुई है वो भी गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, नो एविडेंस का केस है। और जो कहा गया कि तोशा खाना के सस्ते खरीदे गए, महंगे बेचे गए, कोई एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई। और मिस डेक्लेरेशन का केस तो वैसे ही बनता, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। अब जो है ना कंधों पे बोझ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। बरियत है, 100% इसमें बरियत है। नाअहली भी ख़त्म होती है। उस नाअहली को रोकने के लिए, ख़त्म उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए आगे साइफ़र का केस तैयार है। साइफ़र का केस भी तो मार्च 2022 का है ना, ये 15-16 महीने बाद क्यों दर्ज कराया गया। फिर आप यहीं आ जाएँ, 190 मिलियन पाउंड का केस, उसमें भी गिरफ्तारी डाली कि इमरान खान किस तरह से बाहर ना आए। और अगर बरियत हो जाती है तो आसानी रहती है, लेकिन इन एनी केस पार्टी चेयरमैन और बाकी चीज़ें ये सबूत है कि इलेक्शन लड़ने हैं। इमरान खान साहब जेल के अंदर हों या जेल के बाहर हो, बाकी तफसीलात मैं फिर किसी वक्त बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।